नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारे ये प्रोग्राम आपकी उन कानूनी उलझनों को दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर है जिसमें आप कहीं ना कहीं कुछ सलाह मशवरा चाहते हैं। अगर किसी कानूनी मुश्किल से आप दो चार हैं, आप उसके बारे में कुछ राय जानना चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे जो आपके सवाल के जवाब देंगे। सबसे अहम बात यह है कि जब हमारे जो ख़ास मेहमान जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो आपके सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद आप अपने वकील से ज़रूर रब्ता करें, मशवरा करें और फिर मकामी तौर पर आप कोई भी कानूनी पेशरफ्त कर सकते हैं। यहाँ से आपको मशवरा मिल सकता है। नाज़रीन, जब आप हमें कॉल करें, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर दें, क्योंकि अगर आप टीवी की आवाज़ बंद नहीं करेंगे तो आपकी बात हमारे मेहमान वकील साहब तक नहीं पहुंच पाएगी और फिर आपका सवाल जो है वो ज़ाय हो जाएगा। तो बहुत आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो बिल्कुल टीवी की आवाज़ बंद कर दें। आपको जो भी सवाल पूछना है, अगर आप पहले से उसको प्लान कर लेंगे, मुख्तसर पूछेंगे, आसान पूछेंगे, थोड़ा आपकी अपनी आवाज़ उसमें क्लियर होगी, तो आपको ही अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए, अब हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज बहुत ही ख़ास मेहमान, जानी पहचानी मशहूर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट फ़राह फैज़ साहिबा। वकील साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम वकील साहब में। और मैं भी अपनी तरफ से ईटीवी का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने जो है वो मुझे इस तरह का मौका दिया कि मैं लोगों की काम आ सकूं और उनकी जो क्वेरीज हैं उनकी एक जो है सॉल्यूशन उनको दे सकूं। जी फ़राह मैम, तो न्यूज़ 18 उर्दू में हमारा ये ख़ास प्रोग्राम है वकील साहब, जिसमें हम कानूनी मशवरा जो है देते हैं। लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एडवोकेट फ़राह फैज़ साहिबा मौजूद हैं। मैम, हम इससे पहले कि अपने कॉलर से बात करें, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने देखा है कि हालिया दिनों में कुछ जो ख़वातीन हैं वो डिवोर्स लेना चाहती हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ, डिवोर्स लेना चाहती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कानूनी तौर पर वो क्या मदद ले सकती हैं, किस तरह से उनको कंपनसेशन या इस तरह की जो और इस्लाहात हैं, क्या कानून उनकी मदद कर सकता है। इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हिना, देखिए, अभी जैसे हाल में 2019 में एक एक्ट आया है जिसे हम 3 तलाक के कानून के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें जो तलाक बिदअत था उसको रोकने का प्रोविजन किया गया है कि अननेसेसरी डाइवोर्स जो लोग दे देते हैं अपनी वाइफ को वो ना दे पाए, और जो कानून का एक तरीका है या जो रीजनेबल ग्राउंड्स हैं अगर तो उसी हाल में वो डाइवोर्स हो। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून में औरत को तलाक अगर जरूरत है तो वो ले ही नहीं सकती। अभी मेरे सामने भी बहुत सारी लेडीज के इस तरह के मसले आए हैं हाल में कि उनको यही पता नहीं है कि अब हमारे पास में एक ऐसा कानून भी है जिसमें एक लेडी अगर जरूरत पड़ने पे तलाक लेना चाहे तो वो तलाक ले सकती है जी। तो ये जानकर के मुझे बहुत हैरानी होती है कि जो हमारे पास कानून है अभी तक लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो जो 3 तलाक का कानून है वो इसलिए बनाया गया था कि अननेसेसरी लड़कियों को डाइवोर्स ना हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि जरूरत पड़ने पर वो तलाक के लिए अर्जी नहीं दे सकती। उसके लिए हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, 1939 में ये एक्ट फ्रेम हुआ था जी। और तब से लेकर के आज तक वजूद में है। मगर हैरत की बात ये है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में, इतने साल मुझे प्रैक्टिस में आए हुए हो गए, मैंने एक भी सूट किसी भी फैमिली कोर्ट में नहीं देखा जो इस एक्ट को लेकर के आया हो। लोग परेशान ही रहते हैं कि उन्हें अगर तलाक चाहिए तो कैसे होगा। तो लोगों को खुला का तो फिर भी पता है कि लड़कियां खुला ले सकती है, लेकिन खुला के लिए वो कहाँ अप्लाई करेंगी ये उनको नहीं पता होता है। तो मैं बता दूं कि जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1939 में ये वजूद में आ गया था, और इसमें सारी ग्राउंड्स जो हैं वो एक लेडी के लिए बताई गई हैं कि एक लेडी किन किन कंडीशंस में जो है वो अपने डाइवोर्स के लिए अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती है। और उसमें जैसे कोई आदमी जो है वो 4 साल से गायब है, उसका कहीं पता ही नहीं है, तो वो अपने डाइवोर्स के लिए डिमांड कर सकती है, और उसमें जो पार्टीज हैं वो उसके
हस्बैंड के जो उत्तराधिकारी होते हैं, हेयर्स हैं, वारिस हैं, उनको वो बना सकती है। दूसरा है कि अगर कोई हस्बैंड जी 2 साल से अपनी वाइफ का मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, मतलब उसको खर्चे के लिए पैसे नहीं देता है, जी जी तंग और परेशान रखता है, तो भी वो तलाक के लिए उसका एक ग्राउंड है, वो तलाक के लिए एप्लीकेशन सूट फाइल कर सकती है। जी तीसरा ये है कि अगर कोई आदमी जिसको 7 साल की सजा मिल गई है कोर्ट जी, जी। से, प्रोनाउंस हो गई है ट्रायल के बाद में, तो वो उस ग्राउंड पर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स का मुतालबा कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई हस्बैंड मतलब कोई इस तरह की डिजीज है, वायरल डिजीज है, और उसको नहीं बताया गया था शादी के टाइम पर, बाद में वो सामने आ रही है, तो उस ग्राउंड पे भी वो अपने डाइवोर्स की डिमांड कर सकती है। इसके अलावा ये भी है कि अगर कोई हस्बैंड जो है जी वो किसी दूसरी औरत के साथ में अटैच है, तो तब भी उस ग्राउंड पर भी वो लड़की जो है अपने डाइवोर्स का डिमांड कर सकती है। यानी कानून ने बहुत सारी सहूलतें दी हैं, सिर्फ जरूरत है सही जानकारी की और जी। उन तक पहुंचने की, और इसीलिए हमारा ये खास प्रोग्राम भी है अपने तमाम नाज़रीन के लिए। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने पहले कॉलर से। हेलो जी हेलो। हाँ हेलो जी हम सर। हमारी बेटी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। हमारी बेटी के शादी को 10 साल हो गया है और उसके ससुराल वाले बहुत टॉर्चर करते हैं। हम डिवोर्स नहीं लेंगे मगर वो बहुत टॉर्चर करते हैं। हम क्या करें, उनको कोई परामर्श होती है? मैम, आपने कहाँ से हमें कॉल किया है ये भी बताइए, नाम बताइए। मैं उसकी हम होती है गुलशन दीदी मेरा नाम है। मैं मेरी बेटी की मैं माँ हूँ, उसका बाप नहीं है। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम डिवोर्स लेने नहीं जाते हैं, मगर उसके ससुराल में अभी है 10 साल हो गया शादी को, 2 बच्चे की माँ है। उसका शौहर और उसकी 2 ननद है, बहुत टॉर्चर करते हैं। हम बहुत परेशान हैं। जी आप बिल्कुल परेशान मत हो, हमारे साथ आज वकील साहिबा मौजूद हैं। फरा मैम, जिस तरह से अभी सुना कि 10 साल से एक ये लेडी है वो परेशान हैं, उनकी बेटी है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन 10 साल से उनके ससुराल वाले जो हैं उस लड़की को परेशान कर रहे हैं। तलाक ये नहीं लेना चाहती हैं, क्या ये इस सिलसिले में कहाँ रुजू कर सकती हैं? देखिए, अगर ये तलाक नहीं लेना चाहती हैं तो ये मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी में भी जा सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो शाहबानो का एक बहुत फेमस केस हुआ था, उसके बाद में 1986 में एक एक्ट फ्रेम हुआ था, तो उसमें भी ये मेंटेनेंस का मुतालबा कर सकती हैं उसके हस्बैंड से। और उसमें तो जो है विडो, एक्चुअली 1986 का जो एक्ट है वो एक्चुअली तो वो डाइवोर्स विमेन के लिए है, लेकिन अगर ये डाइवोर्स नहीं लेना चाह रही तो ये 125 सीआरपीसी में बच्चों के लिए भी और लड़की के लिए भी मेंटेनेंस का मुतालबा उसके हस्बैंड से कर सकती है। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ वकील साहबा मौजूद हैं। वकील साहबा से हम लगातार कानूनी जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी नाज़रीन को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब अभी जैसे इस केस में हमने देखा कि 10 साल से उनके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, लेकिन ना तो बेटी बोली है, ना ही उनकी तरफ से किसी ने अभी तक कोई आवाज़ उठाई। हमारे प्रोग्राम में पहली बार उन्होंने कॉल किया है। इतना अरसा गुजर जाता है लेकिन उस जुल्म के खिलाफ या जो भी उनके साथ नाइंसाफी हो रही है आवाज नहीं उठा पाती, यानी अभी तक ये समझ नहीं पाई कि कानून उनके लिए है, खवातीन के लिए है। हिना, ये तो आपके चैनल को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आज 10 साल के बाद एटलीस्ट उन्होंने अपनी एक परेशानी आपके सामने रखी तो, और उन्होंने हिम्मत की कि वो उसका सॉल्यूशन जाने। उनमें एक क्रेज हुआ कि हाँ शायद कोई मेरी मसले का हल निकल सकता है। तो उसके लिए आपका चैनल जो है वो बहुत मुबारकबाद का जो है वो हकदार है। जी मैम। तो अवेयरनेस तो बहुत दूर की बात है, लोगों को यही नहीं पता है कि भाई हम कुछ कर भी सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इसलिए भी सामने नहीं आते कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे, तो अननेसेसरी हमें कोर्ट्स के जो है चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इस वजह से भी लोग जो है चुप करके बैठ जाते हैं, और इस वजह से भी लोग चुप करके बैठ जाते हैं कि हम जो है कोर्ट का जो है खर्चा कैसे उठाएंगे,
हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोर्ट में जा सकें, अपना केस फाइल कर सकें। जी मैम। तो हम ना एडवोकेट को फीस देने के लिए हमारे पास पैसे हैं। तो ये भी एक वजह होती है बड़ी कि लोग जो है वो सामने नहीं आते हैं। जी। तो और अपने आप में जो है वो परेशानियों का सामना करते रहते हैं। तो मेरा इन लोगों को कहना यही है कि देखिए आज का दौर इस तरह का है कि कोई आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा नहीं होता है। तो इसलिए जो कानून गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं, जो फैसिलिटीज आपको दी गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको रेमेडीज दी हैं, उनका फायदा उठाना ही चाहिए। और जब आप मजबूत होंगे तो किसी की कोई हिम्मत नहीं है कोई आपकी तरफ उंगली उठा ले। बिल्कुल। और रही बात इसकी कि वो खर्चे के लिए परेशान होते हैं कि हम खर्चा कैसे करेंगे, तो मैंने पिछली बार भी बताया था एक एपिसोड में कि हर जगह लीगल अथॉरिटी बनी हुई है, लीगल एड सेल बने हुए हैं। तो ये लोग जाकर के वहां एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है और हम जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का सूट फाइल करना चाहते हैं, या मेंटेनेंस का सूट फाइल करना चाहते हैं, या डाइवोर्स का सूट फाइल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी माली हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो उसमें अपना जो है वो इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं तहसीलदार के यहाँ से बना हुआ। तो वो लगाने के बाद में जो है कोर्ट उनको जो है एडवोकेट भी फराहम कराती है, और जो खर्चे होते हैं वो भी कोर्ट, जैसे टाइपिंग का खर्चा हो गया या छोटा मोटा जो कोर्ट फीस लगती है, और स्टैम्प्स का खर्चा होता है, फोटोस्टेट का खर्चा होता है, तो वो सारा का सारा खर्चा जो है वो लीगल एड सेल से ही दिया जाता है। जी मैम, बिल्कुल आपसे हम तमाम तर जानकारी जो है वो लगातार अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल करिए। कहाँ से कॉल किया बताइए। जी हम महाराष्ट्र के भोपाल से बात कर रहे हैं। हाँ, तो सवाल करिए। हमारा ये सवाल है कि हमारे जो प्रॉपर्टी है, जगह है, उस जगह में बाजू वाला 3 से 4 फुट अंदर हमारी एरिया में उन्हें घर बना लिया है। अब घर तो बना लिया है, मगर उसका हमको कुछ जैसे सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उससे कैसे बात करना है, कैसे, और वो बेच के चला गया ऑलरेडी। और दूसरा सवाल ये है मैडम कि जो हमारे फूफू थे वो दूसरी है, यानी पहली बीवी का डेथ हो गया। अब वो दूसरी बीवी का लड़का जो है रेलवे में लगने वाला है, मगर अभी तक उसको रेलवे से नौकरी नहीं मिली। आप क्या चाहते हैं? यहाँ आप सवाल कर सकते हैं। आप चाहते क्या हैं? आप प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं? हम प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों भी बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो वकील साहबा, जिस तरह से अभी हमने देखा कि एक इनके कोई पड़ोसी थे जिन्होंने 3-4 फीट तक कब्जा कर लिया, घर बना लिया, उसको बेच भी दिया। अब ये क्या करें? नहीं, देखिए ये तो बहुत लेट हो गए। जब वो एनक्रोचमेंट कर रहे थे, इनके एरिया में घुसे थे और उन्होंने चिनाई शुरू की, घर बनाना इतना एक वन डे प्रोसेस नहीं है, वो बहुत टाइम में पूरा वो होगा। इन्हें तभी जो है आवाज उठानी चाहिए थी, एप्लीकेशन देना चाहिए था, या कोर्ट में जाना चाहिए था कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में ये एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। उसमें जो है वो सिविल सूट ये फाइल कर सकते थे, सिविल रेमेडी ले सकते थे। ऐसे किसी की प्रॉपर्टी में कोई भी मकान नहीं बना सकता। जरूर उसका भी कोई ना कोई शेयर रहा होगा जिसकी वजह से वो बना पाया है। जी। और उसको कोई रोक नहीं पाया है। तो अगर ये पूरी बात बताएंगे तो ही इनके मसले का जो है वो सही हल इनको बताया जा सकेगा। जी। और क्योंकि वो बना चुका है, अभी भी इनके पास में जो है वो सिविल कोर्ट में रेमेडी अवेलेबल है, ये जा सकते हैं। जो वहाँ के लोकल एडवोकेट्स हैं उनको पूरे हालात बताएं, पूरे हालात बता करके अपनी जो प्रॉपर्टी का इनका ऑनरशिप का पेपर है वो दिखाएं कि कितनी जगह इनके पास है लीगली और कितनी जगह में उसने एनक्रोच किया है। तो ये सिविल सूट में जा सकते हैं। जी बिल्कुल वकील साहबा, तो बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे लगातार जिस तरह से आप हमारे कॉलर्स के सवाल के जवाब दे रही हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें तो आपकी बात जो है वकील साहबा तक पहुंच जाए। पहले तो आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें। दूसरा, आपको जो भी सवाल करना है कानूनी तौर पर वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पहले से फ्रेम कर लें, पहले से बना लें ताकि आपको ही आसानी हो। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, चल लौटते हैं।
तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की जानी पहचानी वकील सीनियर एडवोकेट फराह फैज साहिबा, जिनसे हम लगातार कानूनी मालूमात हासिल कर रहे हैं। फराह मैम, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम वकील साहब में। और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आज हम बात कर रहे हैं हमारी मुस्लिम ख़वातीन के ताल्लुक से। मैम, फैमिली कोर्ट के बारे में भी हमने बहुत सुना है और कई बार चूँकि आपने भी कई बार ये देखा होगा कि कुछ मसले जो खानदानी मसले हैं फैमिली कोर्ट पे उस वक्त उनका हल हो जाता है, या तो लोग कानून के डर से या फिर किसी भी तरह से वहां पर मान जाते हैं, लेकिन बाद में फिर कहीं ना कहीं परेशानी का शिकार उसी औरत को होना पड़ता है। तो उसके लिए उसको कितना मजबूत फैसला करने की जरूरत है, कानून की मदद लेने की जरूरत है? देखिए, जैसे फैमिली कोर्ट में आप चले गए हैं, अपना सूट फाइल कर दिए है जी, तो वहां पर ये कोशिश की जाती है, क्योंकि ये एक्चुअली फैमिली कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो फैमिली को मेंटेन करने के लिए लाया गया है कि फैमिली डिस्टर्ब ना हो, डिसोल्यूशन कम हो और उनका यूनियन हो जाए, आपस में इत्तेफाक हो जाए और फिर वो सिर्फ अपनी मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करें। कोशिश तो ये रहता है फैमिली कोर्ट का। लेकिन अगर फिर भी डिसोल्यूशन हो रहा है तो उस वक्त उस औरत को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि अपनी पूरी आइंदा की जिंदगी को सोच करके तब वो फैसला करे। और जो एलिमनी मिलती है उस टाइम तो कभी एडवोकेट्स भी कह देते हैं कि भाई ठीक है निपटाओ और ये सब करो, और वो लड़की भी कभी कभी परेशान हो जाती है कि मुझे इतना साल हो गया चक्कर काटते हुए जी, बिल्कुल, और मुझे जो है रेमेडी नहीं मिल पा रही है। तो लेकिन जब वो स्ट्रगल कर रही है और लड़ाई लड़ ही रही है तो उसे पूरे कायदे से लड़ाई लड़नी चाहिए और अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान में रखते हुए कि उसे अब फ्यूचर में क्या करना है जी, तो तब वो फैसला लेना चाहिए। और फैमिली कोर्ट का ये मकसद रहता है कि वो किसी तरह से जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके उस औरत को सपोर्ट करे जिसके साथ में ये ज्यादती हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि जो एलिमनी है उसके टाइम पे बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए कि हम कितना लें और फिर उसका फ्यूचर में क्या यूज होना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए पैसे को। जी मैम, बहुत क्योंकि इसके ताल्लुक से कई बार हमारे पास सवाल भी आ चुका है और इसीलिए हमने ये जानकारी आपके जरिए अपने तमाम नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो, तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट फराह फैज साहिबा भी। फराह मैम, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं और अक्सर हमने देखा है कि अगर जो इसकी शिकार खातून है वो अगर कुछ कानूनी मदद लेना चाहे, वो अगर पुलिस स्टेशन जाना चाहे, तो या तो उसकी बात वहां नहीं सुनी जाती या फिर उसको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उससे कई बार कहा जाता है अरे ये तो घर का मसला है, घर में ही सुलझा लो। यहाँ पर कानून क्या कहता है, वो कहाँ पर मदद ले सकती हैं? क्योंकि महिला थानों के बारे में भी हमने बहुत बार यहाँ पर बात की है, उसके बारे में भी आपसे हम जानकारी जरूर चाहेंगे। देखिए हिना, इसमें ये है कि अगर लड़की के साथ में कोई ज्यादती हो रही है तो सबसे पहले तो बहुत आसान है कि आप 100 नंबर कॉल कर दीजिए जी। सब जगह जो है वो पीसीआर अवेलेबल है। 100 नंबर पे कॉल करेंगे, पुलिस आपके दरवाजे पे आएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कॉल करने की जरूरत है और वो आपको जो भी रेमेडी होती है वो देगी। आपको एक साथ अगर मारपीट हो रही है, बदतमीजी हो रही है, आपको घर से निकाल दिया जा रहा है, तो वो उसकी रोकथाम जो है वो फौरन। जी मैम, आपसे हम ये बेहद अहम जानकारी जो है आगे भी हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे एक कॉलर आपसे कुछ जानना चाहते हैं, चलिए उनकी भी बात हम सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए, कहाँ? जी, मेरा नाम मुस्तफा है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ मैडम। जी सर। एक्चुअली मेरा एक सवाल था बच्चे की कस्टडी के लिए। मेरे एक खाला है, मरहूम खाला, जिसका कोविड के चलते इंतकाल हो गया और उनके शौहर आर्मी में थे। उनका 6 महीने 1 साल पहले इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हम उनकी एक औलाद है, लड़का है, तो अब उनकी 6 साल का लड़का है, तो अब हम उनकी कस्टडी के लिए जब गए थे यानी 1 महीना पहले, तो उनके पुप्पू ने क्या किया था, वो बच्चे को लेके चले गए थे कि हम चंद रोज के लिए जो है सो बच्चे को हमारे पास रखते बोल के। तो जब हमने लास्ट वीक जब जाके अप्रोच किया उनके घर पे,
ठीक है बच्चे को दे डालो, हमें हमें हम जो है सो पाल लेते कर लेते बोल के। तो उन्होंने क्या करे, मिलने से इनकार कर दिए और ऊपर से कोर्ट में केस ये फाइल कर दिए कि क्या बोलते हैं, इनका बच्चे का कोई नहीं है सरपरस्त और कोई देखने वाले नहीं है। तो ऊपर से अब हम लोग को जो है सो बच्चे से मिलने भी नहीं दे रहे। तो इस मुताबिक हम लोग को ये जानना है कि हमारी तरफ से क्या करना, उसको नेक्स्ट एक्शन, अगर बच्चे की कस्टडी लेना है तो कैसा करना, और जो उन्होंने केस फाइल करे वो सही है या गलत है, क्योंकि तो जो पेपर में लिखा हुआ है पूरा गलत है। जी वकील साहब, आप कुछ और इनसे पूछना चाहेंगे? ये बच्चे के क्या लगते हैं, रिश्ता क्या है इनका बच्चे से? ये हमारे खाला के बेटे हैं। आपके खाला के बेटे हैं जिनका वो बच्चा है? जी हाँ। तो हमारे अम्मी वो अपने बेटे की कस्टडी लेना चाह रहे हैं। एक मिनट मेरी, वो अपने बेटे की कस्टडी लेना चाह रहे हैं? हाँ, यानी जो उनके बहन है, मेरे मम्मी के बहन है, उनका इंतकाल हो गया तो उनके बेटे की कस्टडी मेरे मम्मी लेना चाह रहे हैं। बट उनके फुप्पू जो ये चाह रहे कि नहीं भाई हम नहीं देते। कस्टडी अभी जी वो कस्टडी अभी फादर के पास में है, उसकी पुप्पो के पास में है वो बच्चा। हाँ, जी, तो देखिए इसमें ऐसा है कि जैसे इंतकाल हुआ है आपकी बहन का, वो क्या सर्कमस्टांसेस रही हैं। अगर उनकी नेचुरल डेथ है, कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर तो जो है आपको बहुत मुश्किल है वो कस्टडी लेना, क्योंकि माँ के बाद बाप के पास ही कस्टडी वो जाती है। लेकिन अगर उन्होंने जो है वो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में जो है वो केस डाला है, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। आप वहां जा सकते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, आपको भी सुना जाएगा। आप अपनी ग्राउंड्स बता सकते हैं कि क्यों आप बच्चे की कस्टडी लेना चाह रहे हैं, क्यों आपको एतबार नहीं है कि इस बच्चे की परवरिश जो है वो सही माहौल में होगी और उसकी जो ददियाल है उसकी सही परवरिश कर पाएगा। तो ये सारी बातें जो है वो आप अपने ऑब्जेक्शंस में लिख करके एक एडवोकेट के थ्रू उसमें पार्टी बनने की दरखास्त दे सकते हैं और उसमें जो है अपने ऑब्जेक्शन लगवा वकील साहब, सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं क्लियर कर दूं कि उनके फादर नहीं हैं और फुप्पी लेना चाहती हैं। और ये जो बात कर रहे हैं, हाँ, ये ननिहाल की तरफ से बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो फिर अगर फादर भी नहीं है और मदर भी नहीं है, जी, तब तो जो है वो नानी उसमें जा सकती है। दोनों को बराबर का वो हो गया कि फादर की साइड भी जा सकता है बच्चा और मदर की साइड भी। लेकिन अगर आपके रीजंस जो है वो स्ट्रांग है, तो वो कस्टडी आपके साथ पास में आ सकती है बच्चे की। जी बिल्कुल। और अगर वो झूठ बोल करके आपके पास से ले गए हैं, तो ये ग्राउंड भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि बच्चे की कस्टडी हमारे पास में थी, हमारे पास में उसकी परवरिश हो रही थी और जो है उसको हम बेहतर तरीके से परवरिश दे सकते हैं। ये सारी बातें करके आप उसमें पार्टी बनने की दरख्वास्त दे दीजिए और कोर्ट जो है वो आपको सुने बगैर फैसला नहीं करेगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका भी और जिन्होंने हमें कॉल किया था, हमारे नाज़रीन का भी। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये था कि मतलब मेरी मम्मी के भाई, मतलब मेरे मामू जान लोग हैं, तो उन लोगों के पास कुछ हिस्सा निकलता है मम्मी का, और एक्चुअली मेरी 3 खाला है, तो अभी तक किसी को भी हिस्सा नहीं मिला है। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है मोहम्मद शफीक। जी, कहाँ से कॉल किया? कोलकाता से। जी, अब अपनी बात रखिए। जी, तो मतलब अभी मेरे वालिद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो कैंसर पेशेंट है, तो अभी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस मुश्किल वक्त में भी जब उनको उन लोगों से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पैसे वैसे कुछ दिए नहीं, मतलब अराउंड 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन सिर्फ एक मामू जान ने 1 लाख रुपए दिए हैं और किसी ने कुछ नहीं दिया है। तो इस मामले में क्या किया जा सकता है, आप बताएं। वकील साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगी? जी वकील साहब। इसमें जो है प्रॉपर्टी में अपने राइट्स को क्लेम कीजिए। आपकी मदर जो है वो अपने राइट्स को क्लेम कर सकती हैं और अपना हिस्सा जो है वो मांग सकती हैं। डिवाइडेशन ऑफ प्रॉपर्टी सूट जो है इसमें फाइल होगा, सिविल सूट है, और इसमें जो है वो इंटरिम रिलीफ मांगा जा सकता है। जी जी, तो इसमें सिविल सूट ही फाइल में उसके हस्बैंड को भी और उसके ससुराल के जिन लोगों को वो ब्लेम करती है उन सबको बुलाया जाएगा, लड़की को भी बुलाया जाएगा। दोनों लोगों को सुन करके ही उनका मसले का कोई हल उनको बताया जाता है, और अगर उसकी वापसी हो सकती है तो उसकी वापसी कराई जाती है, और अगर नहीं निपट पा रहा होता है मसला तो उनको ये राय दी जाती है कि आप कोर्ट में चले जाइए।
और तीसरा और परमानेंट इलाज तो फिर कोर्ट ही है। कोर्ट में वो जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का सूट भी फाइल कर सकती है इसके अलावा। बिल्कुल वकील साहबा, आपके साथ हमारी ये बातचीत जो है वो ये जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील एडवोकेट फरहा फैज साहिबा, जिनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। चलिए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। आपने प्रोग्राम वकील साहब में कॉल किया है, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए सर। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद मुकीम है। मेरा मैटर ये है कि एक इंसान के लापरवाही के कारण छत के मुंडेर पे वो ईंट कपड़े को दबा कर कपड़े सुखाने के क्रम में ईंट को रखता था, तो पहले भी 2 बार ईंट गली में गिरा चुका था, लेकिन लोगों को कहने के बाद भी वो बाज नहीं आता था कि मैं इसी तरह से करूंगा, जिसको समझना है समझो। एक दिन लड़की हमारी जा रही थी और ऊपर से पूरा समूचा एक पेशानी से ऊपर जो है सर में लग गई। जी। कारण जो है वो पूरा पेशानी के ऊपर का हड्डी खोपड़ी का टूट के अंदर मुड़ गई। अब पुलिस केस बना, हॉस्पिटल के अंदर आइए गुलाब सिंह जाकर के बताने का काम, बयान में कुछ हुआ, लिखने का काम उसने कुछ किया, FIR भी नहीं किया। बात में हम बड़ा मुश्किल से जाके FIR करवाए, जिसमें 338 धारा लगाया। जी जी। 2 साल सब होने वाले हैं और अभी तक 4 शीट फाइल नहीं किया है। मैं काफी खर्चा में उसमें हूँ और जो अफ्यूज है वो बिल्कुल लापरवाही से घूम रहा है और हम गरीब आदमी उसमें 6-7 लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर का दवा चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब आप परेशान ना हो, वकील साहबा हमारे साथ मौजूद है। हमें आप एक बेहतर उपाय बताएं। आप हमारी भी बात सुन लीजिए, वकील साहबा की बात सुन लीजिए। और मैं आपके चैनल को देख रहा हूँ। जी, आप अब वकील साहबा की बात भी सुन लीजिए, वो आपके सवाल का जवाब दे रही हैं, आप बिल्कुल परेशान मत हो। जी वकील साहबा। हुआ आप इसमें जो है बहुत टाइम गुजर गया है तफ्तीश को चलते हुए, लेकिन इसमें जो है कोई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट फाइल नहीं किया है। तो उसका तरीका ये है कि जो आपकी कंसर्निंग कोर्ट है, जो आपके एरिया की कोर्ट है, वहां पर अपने केस की मॉनिटरिंग के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। बहुत सादा सी एप्लीकेशन होती है, टाइप करा करके 2 रुपए का टिकट लगा करके एफिडेविट के साथ में आप फाइल कर दीजिए और आप खुद भी खड़े होके कह सकते हैं कि भाई मेरा ये केस पेंडिंग है पल्ला थाने में, उस केस की पूरी डिटेल उसमें लिख दीजिएगा और इसका जो है इतना इस टाइम से FIR लॉज है, FIR की कॉपी साथ लगाइएगा, लेकिन अभी तक इसकी तफ्तीश पूरी नहीं हुई है, लिहाजा कोर्ट जो है वो अपनी मॉनिटरिंग में इस केस का जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कराए। ये प्रेयर के साथ में एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, कोर्ट उसमें थाने से रिपोर्ट मंगा लेगी, रिपोर्ट मंगा करके आयु को बताना पड़ेगा कि क्यों इतने साल से जो है वो तफ्तीश पेंडिंग है और क्यों इसमें अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर कट जजमेंट है, सकीरी वासु है और अभी और भी हैं। उसमें ये कहा गया है, हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट जो है इस तरह के मामलों में अपनी मॉनिटरिंग में तफ्तीश पूरी करा सकती है। तो ये आपके लिए रेमेडी है, आप जा सकते हैं, कोई बहुत खर्चा नहीं है। 1-2 पेज की सिंपल सी एप्लीकेशन टाइप होगी, 1 पेज का एफिडेविट, 2 रुपए का टिकट लगा करके आप फाइल कर दीजिए। जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके जो परेशानी थी, जो कानूनी मसला था, उसका हल मिल गया होगा। वकील साहबा लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं। साथ ही साथ हमें भी नाज़रीन तक कानूनी मालूमात पहुँचाने में आसानी हो रही है, जो कि वकील साहबा से हम लगातार बात कर रहे हैं। वकील साहबा, हम आपसे ये भी जानना चाहते थे कि इससे पहले भी कई बार ये हमारे पास सवाल आए हैं, क्वेरीज आई हैं कि हम अपने किसी मसले को लेकर, खासतौर पर मैं यहाँ खवातीन का जिक्र करना चाहूंगी, अगर वो अपने साथ कोई ज्यादती हो रही है उसको लेकर अगर वो पुलिस स्टेशन जाती हैं, वहां FIR दर्ज नहीं की जाती, तब वो क्या करें, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। पहले हम अपने कॉलर को सुन लेते हैं। हेलो जी। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। मैं लखनऊ से बोल रही परवीन।
जी परवीन बोलिए। मेरी बेटी का मसला है, बोलिए। बारे में बात करती हूँ। मेरी बेटी की शादी को 8 साल हो गए, लेकिन वो 4 साल अपने हस्बैंड के साथ रही, उसके बाद वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, वो डिस्टर्ब करता है। अब एक बेटा भी है उसका, 2 साल से वो वहाँ पर नहीं गई, तो हमको क्या करना चाहिए ये हमें पूछना था। वकील साहबा आपसे कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ पूछिए। देखिए, अगर आपके जो हालात हैं और आपने ये डिसाइड कर लिया है कि वो हालात आपके फेवर में नहीं है और आपने डाइवोर्स ही लेना है, तो अभी मैंने सबसे शुरू में बताया कि आपके पास में ग्राउंड्स हैं। आपने बताया कि 4 साल वहां रही है, उसके बाद से वो उसके साथ में नहीं है, तो इस पीरियड में जैसे कम रही है, जैसे क्योंकि वो डिस्टर्ब करता था बहुत, पूरे टाइम नहीं रही 4 साल लगातार। हाँ, तो ये इसी ग्राउंड पे आप अपने डाइवोर्स का सूट फाइल कर सकती हैं, डाइवोर्स मांग सकती हैं उससे, अगर आप उससे अलग ही करना चाह रही हैं। और अगर आप उसके घर में जाना चाह रही हैं और उससे ये प्रॉमिस लेकर के कि भाई वो आपको सही रखेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, सही तरीके से उसके खर्चे वर्चे का ध्यान रखेगा, तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस का सूट फाइल करना चाहिए और वहां आपको रेमेडी मिल सकती है। उसको बुलाया जाएगा और आपकी बेटी के लिए कोर्ट जो है वो रहने का ऑर्डर कर सकती है कि आपको आपकी बेटी को रहने के लिए प्रॉपर उसको कमरा दिया जाए, लैट्रिन बाथरूम किचन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाए और उसके जो एरिया है उसमें कोई मदाखलत नहीं करेगा। तो ये सारी रेमेडी डोमेस्टिक वायलेंस में अवेलेबल है, आप उसमें सूट फाइल कर सकती हैं। जी वकील साहबा, तो बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी कॉलर का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें यहाँ पर कॉल किया। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। हमीदुल्लाह बोल रहा हूँ जे&के से। सवाल करिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि हर एक केस के रिलेटेड की टाइम क्यों ज्यादा लगता है? 21वीं सदी चल रही है, टाइम कम लगना चाहिए हर केस में। क्या सुप्रीम कोर्ट मतलब ज्यादा नहीं इस बारे में कि जो भी कोई इंसान मतलब अगर कोई क्राइम हो तो आफ्टर उसकी डेथ के बाद आता है, या और कोई हो 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे टाइम लगता है, या मामूली कोई सर आप किसी खास मसले के बारे में जानना चाहते हैं या इन जनरल आप सबके लिए पूछ रहे हैं? मैं जनरल बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, अगर आपका कोई कानूनी मसला है तब आप हमें यहाँ पर कॉल करें। हमारे साथ वकील साहबा मौजूद हैं जो कि आपके तमाम तर सवालों के जवाब दे ही रही हैं। और वकील साहबा से जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, मैम हमने आपसे ये जानना चाहा था कि FIR अगर किसी खातून की दर्ज नहीं होती है तब वो क्या करे, कहाँ जाए? देखिए, सबसे पहले तो लेडी को जो है वो थाने में ही जाना चाहिए, वो अपनी एप्लीकेशन वहां मूव करेगी। अगर नहीं होता तो वो SSP के पास जा सकती है, CO के पास जा सकती है, SP एडिशनल SPs होते हैं वहां जा सकती है। अगर तब भी नहीं होता तो कोर्ट उसके लिए मौजूद है, लेकिन कोर्ट में वो सेक्शन 156 है CRPC का, वहां अपना एप्लीकेशन मूव कर सकती है कि मेरी जो है ये प्रॉब्लम थी और मैं थाने में भी गई, SSP के पास भी गई, लेकिन मेरी जो FIR दर्ज नहीं हुई, लिहाजा जो है कोर्ट जो है वो उनको थानेदार को ये ऑर्डर दे या डायरेक्शन दे कि वो मेरी FIR लॉन्च करें। लेकिन उसके लिए ये ध्यान रहे कि जो आपने SHO को एप्लीकेशन दी है या SSP को एप्लीकेशन दी है, उसकी स्पीड पोस्ट की मतलब उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए कि आपने उनको एप्लीकेशन दिया है। जी जी। तो उसका अच्छा एविडेंस ये होता है कि आप स्पीड पोस्ट के जरिए से भी अपनी एप्लीकेशन उनको भेजिए। पर्सनल तो देंगी, लेकिन स्पीड पोस्ट से भी भेजिए और उसकी रसीद जो है वो आप साथ में लगाएंगी। कोर्ट ये जानना चाहती है कि भाई आपने एफर्ट किए या नहीं किए, इसलिए। और अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहे हैं, इस तरह के मामला है कि इसमें FIR दर्ज होना चाहिए, तो कोर्ट जो है वो पहले थाने से रिपोर्ट मंगाएगा, फिर उसके बाद में जो है अगर हालात इस तरह के हैं, FIR लॉन्च होने वाले हैं, तो उसमें FIR लॉन्च करने की जो है वो डायरेक्शंस कोर्ट दे देती है। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह की जानकारी हमारे नाज़रीन तक आप पहुंचा रही हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो जी। हेलो, मैं मेहदी पट्टम हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। सवाल करिए। मेरा नाम अली मोहसिन है। सवाल करिए। जी, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो
हजारों रुपए मांग रही। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरी बहू है, 2 बच्चे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, उसको वजीफा कराने के लिए परेशान हूँ मैं। और अम्मा कोई भी ऐसी आप तजवीज पेश करे बताइए जिससे मुझे आसानी से डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए। जी बिल्कुल वकील साहबा, इनके बेटे का इंतकाल हो गया है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, कई तरह की दिक्कतों का ये सामना कर रहे हैं क्योंकि बहू भी है और इनके बहू के बच्चे भी हैं, तो उनके खर्चे के लिए ये क्या करें? डेथ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो डेथ सर्टिफिकेट ही लेना पड़ेगा। नगर निगम में वो है जहां से इनको वो लेना पड़ेगा। इन्होंने इंदिराज वहां कराया या नहीं कराया, इन्फॉर्मेशन दी या नहीं दी, पहले तो इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और इन्फॉर्मेशन देने के बाद में वो एक प्रोसीजर होता है, उसमें नगर निगम डेथ सर्टिफिकेट रिलीज करता है और इसके कोई चार्जेस भी नहीं होते। मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं ये ले पा रहे हैं। ये ऐसा कोई टिपिकल प्रोसीजर नहीं है, बहुत आसान सा है और थोड़ा सा लग के परसों करेंगे, जाएंगे आएंगे तो मिल जाएगा इन्हें। और इसके बाद में अगर ये अपना बता रहे हैं कि जैसे इनकी बेवा बहू है और बच्चे हैं, तो उसके लिए विडो पेंशन का हमारे यहाँ पर प्रोविजन है। विडो पेंशन के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चे अगर छोटे हैं, इनके ज्यादा छोटे हैं, तो गवर्नमेंट ने जो है RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट है एक, तो उसमें ये अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें एडमिशन होता है। और 12वीं तक इनके जो बच्चे हैं वो उनको कोई स्कूल फीस नहीं देनी होती है, उल्टे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ सालाना जो है, जैसे 5,000 रुपए में सालाना के हिसाब से फंड भी मिलता है वो बुक्स खरीदने के लिए और ड्रेसेस बनाने के लिए। तो ये अपने बच्चों को इस एक्ट के तहत जो है वो अपने उनका एडमिशन करा सकते हैं। और खुद ये बुजुर्ग हैं, इनके लिए भी ओल्ड एज पेंशन का प्रोविजन है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है। ये ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो है वो इन्हें बताना होगा, अपना एज सर्टिफिकेट वगैरह ये सब लगाना होगा। ऑनलाइन भरे जाते हैं फॉर्म, तो ये वो फॉर्म फिल करके ये रेमेडी ले सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होता है अमाउंट, लेकिन फिर भी देखिए मदद हो जाएगी इनकी। जी वकील साहबा, बहुत अहम जानकारी जो है वो आपने हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचाई है कि किस तरह से उनको सरकारी तौर पर भी मदद मिल सकती है, कानूनी तौर पर भी मदद मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है बेदारी की, मालूमात की, जानकारी की। और इसीलिए हमारा ये ख़ास प्लेटफॉर्म वकील साहब मौजूद है जहां हम अपने एक लीगल एक्सपर्ट से बात करते हैं। तो नाज़रीन, लगातार आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो। तो नाज़रीन, हमारे नंबर जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लगातार आपकी कॉल्स भी हमें मिल रही हैं। वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी हम मेंटेनेंस का बार बार जिक्र आ रहा था, अगर कोई खातून जो कि जिनकी तलाक हो रही है या तलाक होने वाली है, वो मेंटेनेंस के लिए भी क्या एलिजिबल हैं? और सबसे अहम बात ये कि वो खुद भी कहीं जॉब करती हैं, खुद भी उनके पास जो है आमदनी का जरिया है, ऐसी सूरत में भी क्या उन्हें कानून की तरफ से कुछ मदद मिलेगी अगर उनके बच्चे हैं तब? देखिए, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी मेंटेनेंस मिलता है, वाइफ को भी मिलता है। और अगर वो एक हैंडसम सैलरी विड्रॉल कर रही हैं, एक अच्छी पोस्ट पर है, तो फिर तो थोड़ा सा उन्हें दिक्कत आएगी। लेकिन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इनकम सर्टिफिकेट दोनों लोग फाइल करेंगे, हस्बैंड का भी फाइल होता है और वाइफ का भी फाइल होता है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि इस तरह के ग्राउंड्स हैं कि खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी कम है, तो कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस दिलवा देती है। और फिर भी एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है अगर वो अर्निंग भी कर रही है और बच्चे उसके साथ हैं, तो आजकल अखराजात इतने हैं कि वो पूरे नहीं हो पाते। तो क्योंकि मेरा पर्सनल मानना ये है कि बच्चे पैदा करने में एक रोल बाप का भी होता है, तो बाप अपने फर्ज से भाग नहीं सकता और उसको मेंटेनेंस देना ही चाहिए। कोर्ट भी इस चीज को कंसिडर करती है, तो औरत जो है वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकती है, उसको 125 में मेंटेनेंस मिलता है। जी, बहुत अहम जानकारी आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। चलिए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और जल्दी से अपना सवाल करिए सर। कोलकाता से बात कर रहा हूँ, शेख अब्दुल रहीम। सवाल करिए। सवाल ये है कि कुछ मैडम से थोड़ा ये लेना था। मेरे अपना सवाल करिए सर, टाइम अभी बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से अपना सवाल करिए। मेरे घर के सामने में एक बिल्डिंग बना रहा है, समझ गए? वो जो है प्लान नहीं है, प्लान छोड़ के बिल्डिंग बना रहा है। कोलकाता कॉर्पोरेशन में हमने दरखास्त किए, कुछ नहीं हो रहा है। उन लोग बता रहा है अभी यहाँ कोलकाता पुरसभा का इलेक्शन है, हम लोग बिजी है, तो हम क्या करें? हम वो बिल्डिंग बने, कोई प्लान सैंक्शन नहीं है, ऐसे ही वो बना रहा है, लोकल थाना को ये करके बना रहा है। इसी के लिए आपसे हेल्प चाहते हैं, हम क्या करें? यहाँ कोलकाता पुरसभा में जो हम एप्लीकेशन किए, मेयर को, डिप्टी मेयर को, कमिश्नर को, इन लोग सब कोई हेल्प नहीं कर रहे। तो हम इसके लिए थोड़ा आपसे हेल्प चाहते हैं, क्या करने से क्या हो? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें यहाँ कॉल करने के लिए। जी वकील साहबा। देखिए, वैसे तो अगर वो विदाउट प्लान बना रहे हैं तो जो कॉर्पोरेशन है वो उस पे स्टे भी कर सकती है, फौरी तौर पर तो वहीं से रेमेडी मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो एक कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे एक इंजंक्शन सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं, तो इन्हें वहां से रेमेडी मिल सकती है। अब बशर्ते कि इनके जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हों, तब ये कोर्ट जाएंगे। जी बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया वकील साहबा आपका भी, और लगातार आपसे कानूनी जानकारी जो है वो हम हासिल कर रहे हैं। और नाज़रीन, हम कुछ अहम जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो, चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं, तब तक हम वकील साहबा से अपनी नाज़रीन तक मालूमात पहुंचा दें। वकील साहबा, हमने कई बार देखा है कि सोशल मीडिया पर कई बार किसी खातून के साथ बहुत ही गलत अंदाज में बातचीत की जाती है, या फिर उनकी तस्वीरों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नाजेबा कमेंट्स कर दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल भी कहीं से भी शाइस्तगी के दायरे में नहीं आते हैं। क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर वो खातून कानून का सहारा ले सकती हैं अगर सोशल मीडिया पे उनके साथ कुछ नाशाइजगी हुई हो? बिल्कुल हो सकता है हिना, और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, वैसे भी हमारे यहाँ हर तरीके से जो है वो औरत के लिए जो है और उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए तमाम कानून मौजूद हैं। जरूरत इस बात की होती है कि हमें जानकारी हो। मसला यही होता है कि हमें जानकारी नहीं होती और हम चुप हो जाते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये स्टेप उठाएंगे तो इससे हमारा नाम उछलेगा और ज्यादा हम लोग जो है उसके ह्यूमिलेट हमें होना पड़ेगा। तो इसलिए भी लड़कियां जो है आगे नहीं आती, लोग इस चीज को नहीं उठाते। तो इससे जो है वो सामने जो अपोजिट पार्टी होती है उसके हौसले और बुलंद होते हैं, और वो आज आपको शिकार बनाए, कल दूसरे को शिकार बनाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि सामने आना चाहिए। हर तरह का कानून मौजूद है। अगर आपके साथ इवन जैसे आप चल रहे हैं, कोई आपका पीछा भी कर रहा है, तो उसके लिए भी कानून। जी मैम, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये मसला भी काफी समाज में देखा जा रहा है। आज के लिए आपने इतना कीमती वक्त हमारे तमाम नाज़रीन को दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम वकील साहब में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।